हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार जग स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस टू पोस्टमैन एग्ज़ाम या एमटीएस टू पोस्टमैन एग्ज़ाम, जो कि 2021 में होने वाला है। उससे संबंधित कुछ फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चंस यानी कि एमओ और आईपीओ से संबंधित, मनी ऑर्डर और इंडियन पोस्टल ऑर्डर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये क्वेश्चंस सीधे इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वहाँ से लिए गए हैं और इससे अच्छा कोई सोर्स हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू मी। तो सबसे पहले देखते हैं पहले क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट फॉर सेंडिंग अ मनी ऑर्डर। एक मनी ऑर्डर है, उसे भेजने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम क्या लिमिट है। तो मैक्सिमम की लिमिट है 5,000 रुपये और मिनिमम ₹1 का ईएमओ किया जा सकता है, यानी कि कम से कम ₹1 का ईएमओ और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये का ईएमओ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट आर द कमीशन चार्जेस फॉर एमओ। मनी ऑर्डर के लिए क्या क्या कमीशन चार्जेस देने होते हैं। तो ₹1 देना होता है प्रति 20 रुपये के लिए। बेसिकली अगर किसी ने ₹20 का मनी ऑर्डर जारी किया है या भेजना चाह रहा है कोई, तो उसको चार्ज देना होगा कमीशन के रूप में ₹1, जो कि 20+1 हो जाएगा। और कोई ₹25 का मनी ऑर्डर करना चाहता है तो उसके लिए उसको कमीशन चार्ज पहले ₹20 पर देना होगा, ₹1। और जो ₹5 20 से ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए भी ₹1 देना पड़ेगा, यानी कि कमीशन चार्ज हो जाएगा ₹2। वहीं कोई अगर कोई ₹40 का मनी ऑर्डर करना चाहता है तो भी उसको ₹2 देने होंगे, यानी कि हर 20 रुपये या उसका कोई हिस्सा, यानी कि ₹20 से अगर कोई ज़्यादा अमाउंट जुड़ता है, वो भले ही कितना भी हो, अगर वो ₹20 से कम है तो ₹1 देना पड़ेगा। अगर ये अमाउंट ₹20 से ज़्यादा हो जाता है या 20 तक हो जाता है तो ₹1 फर्दर ऐड करना होगा। बेसिकली अगर कोई ₹42 का एमओ करना चाहता है तो उसको 1+1+1 यानी कि 20+20+2, यानी कि ₹20 के लिए ₹1 चार्ज, फिर ₹20 के लिए ₹1 चार्ज, और जो ₹2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं यानी 42 का किया है तो ₹1 और देना होगा, यानी कि टोटल चार्जेस उस पर हो जाएंगे कमीशन के ₹3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एमओज बी सेंड टू आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। क्या इंडिया से बाहर भी एमओज किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, एमओ कैन बी सेंड टू नेपाल एंड भूटान इन इंडियन करेंसी, यानी कि जो भारतीय रुपया है, इंडियन करेंसी है, उसमें ही भेजा जा सकता है। और वो जो देश है वो है नेपाल और भूटान। और सिंगल एमओ के लिए जो लिमिट है मैक्सिमम वो है 5,000 रुपये भूटान के केस में। वहीं नेपाल के लिए भेजना है तो 2,000 रुपये से ज़्यादा का एमओ नहीं भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन आई अवेल द फैसिलिटी ऑफ SBMO सर्विस थ्रू FPO। इसका आंसर है कि इंडिविजुअल वांट्स टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ SBMO शुड हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट इन सिविल पोस्ट ऑफिस। द डिपॉजिट कैन बी मेड इन द SB अकाउंट हेल्ड इन सिविल पोस्ट ऑफिस थ्रू MO फ्री ऑफ कमीशन फ्रॉम देयर डिपेंडेंट FPOs। बेसिकली ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति SBMO की सर्विस लेना चाहता है FPO के माध्यम से, तो उसे वो सुविधा किस तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। तो उनको बेसिकली सबसे पहले एक सेविंग बैंक का जो अकाउंट है, यानी कि जो SB अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है, वो एक सिविल पोस्ट ऑफिस में खोलना होगा, यानी कि भारतीय डाक विभाग में खोल सकते हैं उसको, आर्मी पोस्ट ऑफिस में नहीं खोल सकते, सिविल पोस्ट ऑफिस में खोलना होगा। सिविल के बाद में फिर उसको डिपॉजिट है वो SB अकाउंट के माध्यम से ही डिपॉजिट करना होगा, और जो चार्जेस है कमीशन के वो फ्री ऑफ चार्जेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन इट बी पॉसिबल टू चेंज द ऑफिस ऑफ पेमेंट और पेज एड्रेस इन द एमओ फॉर्म आफ्टर इशू। बेसिकली पूछा है कि अगर एमओ फॉर्म है, अगर एमओ मनी ऑर्डर जारी कर दिया है तो क्या उसमें ये संभावना है कि उसकी जो पेमेंट की ऑफिस है, यानी कि पहले ए ऑफिस के लिए पेमेंट करना था, अब वो चाहते हैं कि उसको चेंज करके जो ऑफिस का नाम है वो चेंज करके, या दूसरी ऑफिस में अगर चाहते हैं कि वो पेमेंट दूसरी ऑफिस से हो, तो
उससे संबंधित कोई चार्जेस देने होते हैं क्या, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। या पेई का जो एड्रेस है, बेसिकली एड्रेस ये है कि अगर किसी ने ए पते पर भेजा है कोई एमओ और वो चाहता है कि अब यहाँ ना भेज करके उसको बी एड्रेस पर उसको भेजना हो, तो इससे संबंधित क्या प्रावधान है, क्या ये पॉसिबल है क्या? यस इट इज़ पॉसिबल, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, यानी कि ऑफिस ऑफ पेमेंट और पे के एड्रेस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इफ़ द रेमिटर ऑफ द एमओ that has not been paid desire to alter the name of the office of payment or pays address, he should submit an application at the office of issue along with original MO receipt. The change will be made without any additional charges. बेसिकली ये बताया कि जो रेमिटर है और वो चाहता है कि ऑफिस ऑफ पेमेंट में और पे के एड्रेस में चेंज करवाना चाहता है, तो उनको एक एप्लीकेशन देनी होगी पोस्ट ऑफिस के लिए, और उसके साथ में जो ओरिजिनल एमओ की रिसिप्ट जो कि पोस्ट ऑफिस ने उनको प्रोवाइड की थी उसको भी उनको अटैच करना होगा, या अलॉन्ग विद ओरिजिनल एमओ रिसिप्ट उनको देनी होगी। वो लोग उसको सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को और ओरिजिनल एमओ रिसिप्ट को, और जो चेंजेस के जो चार्जेस हैं वो विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इसके लिए। जो रेमिटर है जो बुक करा रहा है या बेसिकली जो सेंडर है उसको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैन द नेम ऑफ द पे बी चेंज आफ्टर एमओ इज इशूड, यानी कि अगर एमओ को इशू कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है, तो क्या जो प्राप्त करता है, जो पाने वाला है, क्या उसके नाम में चेंज किया जा सकता है? यस इट इज़ पॉसिबल। एमओ जारी करने के बाद भी जो पेई है, जो जिसको मनी ऑर्डर का भुगतान होना है, उसका नाम चेंज भी किया जा सकता है। द रेमिटर शुड अप्लाई टू द इशूइंग पोस्ट ऑफिस एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल एमओ रिसिप्ट। ही शुड गिव full particulars of the pay address as entered in the MO form. The remitter should pay a second commission equal to the first in the shape of the postage stamps which should be affixed in the remitter's application. बेसिकली ये बताया है कि अगर कोई नाम चेंज करवाना चाहता है प्राप्तकर्ता का जिसको एमओ डिलीवर्ड होना है, तो उसके लिए चेंज तो कर सकते हैं। उसके लिए जो कमीशन जो पहले लिया था, यानी कि इशू करने के टाइम पर जो कमीशन लिया था उसके बराबर ही दोबारा कमीशन उनको लेना होगा, यानी कि जो फर्स्ट कमीशन है उसकी जो चार्जेस थे फर्स्ट कमीशन के वो सेकंड कमीशन के बराबर ही होंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं होंगे दोनों को। जैसे पहले अगर सपोज 1 रुपया चार्ज किया है कमीशन के रूप में, तो अगर पे के नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो दोबारा से 1 रुपया और देना होगा। और जो पेमेंट है जो कमीशन की उसको स्टैम्प्स के रूप में देना होगा, और वो स्टैम्प्स कहाँ पर चिपकाई जाएगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म रेमिटर देगा, यानी जो भेजने वाला देगा उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर पोस्टेज स्टैम्प्स के रूप में उसको चिपकाने होंगे और उसी तरीके से उसका भुगतान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डू आई गेट द इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स। बेसिकली पूछा है कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर कहाँ से मिल सकते हैं। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स हैं वो जितने भी फील्ड ऑफिसेज हैं या CBPOs हैं वहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। बेसिकली इंडियन पोस्टल ऑर्डर है IPO है वो ऑल फील्ड पोस्ट ऑफिस एंड CBPOs में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड पोस्टल ऑर्डर से संबंधित है, इस पर पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर डू आई गेट द FPOs, यानी कि फील्ड पोस्टल ऑर्डर्स हैं वो कहाँ पर उपलब्ध होते हैं, वो कहाँ से मिलेंगे। तो जो FPO आ रहे हैं वो सभी FPOs में और CBPOs में अपने को उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी FPO आर अ पर्सन कैन परचेज इन अ मंथ, यानी कि फील्ड पोस्टल ऑर्डर को एक व्यक्ति एक मंथ में कितने तक सीमा में खरीद सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ये है कि इसकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कितने भी संख्या में FPO को किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक मंथ में ख़रीदा जा सकता है, वो लोग परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर परचेज ऑफ FPO, इज़ देयर एनी एप्लीकेशन और फॉर्म रिक्वायर्ड। बेसिकली पूछा है कि अगर किसी को FPO परचेज करने हो, फील्ड पोस्टल ऑर्डर परचेज करने हो, तो क्या उसके लिए एप्लीकेशन देनी होगी या कोई फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। तो इसका आंसर है कि नो एप्लीकेशन और फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड। बेसिकली अगर किसी को FPO ख़रीदने हैं तो उसके लिए ना तो उन्हें एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत है, ना ही इसके लिए कोई फॉर्म की ज़रूरत होती है। सिंपली टेंडर द कैश एस वी विड्रॉल फॉर्म इंक्लूडिंग द कमीशन इन द FPO काउंटर एंड गेट द FPO आर इंस्टेंटली। बेसिकली बताया है कि अपने को जो कैश है या जो SB विड्रॉल का फॉर्म है
कमीशन के सहित अपने को देना है FPO के काउंटर पर, और अपने को तुरंत क्या मिल जाएगा, FPOR मिल जाएगा, फील्ड पोस्टल ऑर्डर अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विल FPO इशू बाई रिसिप्ट फॉर परचेज ऑफ FPOR एंड कमीशन चार्ज। तो पूछ रहा है कि FPO इशू के लिए कोई रसीद होती है क्या, एनी रिसिप्ट फॉर परचेज ऑफ FPO एंड कमीशन चार्ज। इसके लिए जो आंसर है वो ये है कि नो रिसिप्ट विल बी इशूड, यानी कि इससे संबंधित कोई भी रिसिप्ट इशू नहीं की जाती है, जारी नहीं की जा सकती है। कमीशन इज़ प्रिंटेड ऑन FPOR इटसेल्फ, यानी कि जो फील्ड पोस्टल ऑर्डर है उस पर ही जो कमीशन है उस पर ही प्रिंट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इट कैन बी एनकैश्ड। बेसिकली पूछा है कि इसकी जो एनकैशमेंट है, यानी कि इसको किस तरीके से भुगतान किया जा सकता है। तो FPO कैन बी एनकैश्ड इन एनी सिविल हेड, सब पोस्ट ऑफिस और आर्मी पोस्ट ऑफिस। बेसिकली बताया है कि अगर कोई अपने फील्ड पोस्टल ऑर्डर जो कि उसने परचेज़ किया है और वो उसका भुगतान लेना चाहते हैं, तो भुगतान उनको किसी भी हेड ऑफिस से या सब पोस्ट ऑफिस से या आर्मी पोस्ट ऑफिस से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर एनकैशमेंट ऑफ FPO। बेसिकली प्रोसेस क्या है, इसके लिए प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे इसका भुगतान किया जाता है। द FPO शुड बी presented to the post office after filling up the name of the post office from where the payment is desired. It should be prepared by the person whose name has been written in the FPO by the purchaser. बेसिकली बता रहे हैं कि जो फील्ड पोस्टल ऑर्डर है उसको प्रेजेंट कर दो किसी भी पोस्ट ऑफिस में आफ्टर द फिलिंग अप द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस। उसमें फिल करना है पोस्ट ऑफिस का नाम जहाँ से इसका पेमेंट है वो लेना चाहते हैं, और उसको पेमेंट फिर प्रेजेंट करना है कहाँ पर, बाय द पर्सन हुज नेम हैज़ बीन रिटन इन द FPO बाय द परचेजर। बेसिकली प्रेजेंट ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा, इसको प्रेजेंट करेगा वो व्यक्ति जिसने उसको ख़रीदा है या जिसके नाम से उस FPO को ख़रीदा गया है। और नेक्स्ट वन है द पे शुड टेक अलॉन्ग विद हिम और हर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विद डिपेंडेंट कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एट्सेट्रा। और जब जिस व्यक्ति के नाम से FPO ख़रीदा गया है वो पोस्ट ऑफिस में जाता है, प्रेजेंट होता है और उसने अपना FPO दे दिया पोस्ट ऑफिस को, उसके साथ में वो अपनी एक आइडेंटिटी भी देंगे, या तो वो अपना डिपेंडेंट कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, और ये देना किसको, पोस्ट मास्टर आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन विल पे द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर। और उसके बाद में FPO का भुगतान पोस्ट मास्टर अगर प्रॉपर तरीके से उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेगा जिस व्यक्ति के नाम से FPO है तो उसका पेमेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 साथ में है कि विल द पोस्ट ऑफिस पे द वैल्यू ऑफ ऑर्डर इन कैश। के जो FPO है उसका भुगतान क्या कैश में किया जा सकता है। यस, ऑल द FPR विल बी पेड इंस्टेंटली इन कैश। बेसिकली ये है कि प्रेजेंट करने के बाद सारी प्रोसेस को पूरा करने के बाद में FPO को पेमेंट कैश में किया जा सकता है और वो कैश तुरंत रूप से दिया जा सकता है। इफ़ द FPO इज़ लॉस्ट आफ्टर प्रोक्योरमेंट कैन नॉट डुप्लीकेट कैन बी इशूड। बेसिकली ये बताया किसी ने FPO खरीदने के बाद में उस व्यक्ति से वो FPO खो गया, जो FPO है वो खो गया। अगर खो गया है तो क्या उसका डुप्लीकेट इशू किया जा सकता है। नो डुप्लीकेट FPR विल बी इशूड। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परचेजर टू कीप इट सेफली और टू डिस्पैच इट सेफली टू द पे। बेसिकली ये बताया है कि किसी ने FPO ख़रीदा और उसका खो गया तो उसको डुप्लीकेट तो इशू किया ही नहीं जाएगा, और ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो उसको सेफ रखे जिसके नाम से FPO ख़रीदा गया है, या जिसने भी ख़रीदा है उसको वो सेफ रखे। उसका मतलब डुप्लीकेट अगर चाहे तो उसका जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं।